now we are going to analyze the 21st March exam that is in shift 1 and shift 2. तो इसका पूरा रिव्यू करेंगे, सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे. सो वीडियो को एकदम एंड तक देख लेना बिकॉज नेक्स्ट एग्जाम के अंदर ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाली है. और प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना वेदर यू लाइक द वीडियो और नॉट. एंड अगर आपने एग्जाम दिया तो आपको क्या चैलेंजेस आए थे ड्यूरिंग द कोडिंग क्वेश्चन, प्लीज डू टेल इन द कमेंट सेक्शन. सो चलते हैं, लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. Okay, so let's start with shift 1, first coding question. So the coding question is discount calculator. Right, I can say that this is definitely a very easy level of question जो कि बहुत सारे maximum of the students का attempt हो गया होगा. Now the question states कि आपके पास basically एक amount given होगी जो कि आपने purchase किया, मतलब this is the cost, right? अब आपको इसके ऊपर डिस्काउंट लगाना है. अब डिस्काउंट लगाने के लिए हमारे पास वेरियस फैक्टर्स हैं. लेट्स से अगर डिस्काउंट इज लेस देन 1000 तो 5% का ऑफ मिलेगा. अगर इट इज इन द रेंज ऑफ 1000 to 5000 देन 10% का ऑफ मिलेगा. एंड अगर जो हमारी टोटल अमाउंट बन रही है वो 5000 से भी अबव की होगी तो हम 15% का डिस्काउंट देंगे. अगर कोई भी ऐसी वैल्यू होती है जो कि नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब है जो कि लेस देन 0 है, उस केस में हम एक एरर मैसेज को प्रिंट करा देंगे. एंड जो भी एरर मैसेज था आपके पास वहीं पे साइड पे गिवन था दैट दिस यू हैव टू प्रिंट. फाइन. नाउ एग्जांपल के लिए लेट्स से आपका अमाउंट बन रहा है 1200. सो ये इस रेंज में आता है, दैट इज 1000 से 500 की रेंज में, मतलब हमें 10% का डिस्काउंट देना है. तो पहले मैं इस 10% हम कैसे निकालेंगे, इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100 करके. ऐसा करने से हम देख सकते हैं मेरे पास 120 आ गया, मतलब कि 1200 पे मैं 120 रुपीज का डिस्काउंट देने वाली हूँ. तो डिस्काउंट देने के बाद मेरे को कितने पैसे पे करने पड़ेंगे, तो डेफिनेटली हम 1200 में से माइनस कर देंगे 120 को, तो मेरे पास 1080 बन जाएगा. दैट इज गोइंग टू बी द अमाउंट जो कि मुझे पे करना है. सो दैट्स वाई इसका आंसर आ गया 1080. सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, इजी लेवल ऑफ क्वेश्चन. जस्ट फ्यू कंडीशंस लगाएंगे एंड हमारा काम हो जाएगा. अब यहाँ पे हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम कहाँ कहाँ पे आ सकती है कि हमने सब कुछ तो ठीक किया बट सही नहीं चल रहा था. हो सकता है कि ये जो अमाउंट यहाँ पे गिवन हो दैट कैन बी अ वेरी लार्ज नंबर जो कि इंटीजर के अंदर ना स्टोर हो पा रही हो, तो इट्स बेटर कि आप वहां पे डबल का यूज करते. राइट, बिकॉज इसके अंदर हम ज्यादा लार्ज अमाउंट या लार्ज लेंथ ऑफ इंटीजर वैल्यू को स्टोर करवा सकते हैं. सो दिस इज द फर्स्ट थिंग. प्लस द सेकेंड थिंग विल बी कि जो भी आप प्रिंट करा रहे हैं हो सकता है कि वहां पे आपके पास एज केसेस के अंदर या फिर इन द एग्जाम्पल इटसेल्फ गिवन हो कि आपको डेसिमल शो करना है या नहीं करना. और अगर आपको किसी भी आंसर को कन्वर्ट करना है तो उसको डेसिमल में इंटीजर में कन्वर्ट करना है या नहीं. सो दीज आर द टू थिंग्स जो कि आपको टेक केयर रखनी चाहिए थी व्हाइल डूइंग दिस. एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एज दे सेड कि क्वेश्चन हो गया, सो दिस इज फाइन. सो अभी के लिए हम आ जाते हैं इसके कोड पे. हियर यू कैन सी कि सबसे पहले हमने स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया. मैंने आपको कहा कि अमाउंट की वैल्यू लार्ज हो सकती है, इसलिए बेटर रहेगा कि हम अमाउंट को डबल लेके चले. तो आई विल डू द सेम थिंग. अब अगर अमाउंट की वैल्यू लेस देन 0 हुई तो जो भी एरर मैसेज आपको कहा गया था आपको वो यहाँ पे प्रिंट करवा देना था. एंड देन आ जाती है कंडीशंस कि कितने का डिस्काउंट देना है. तो डिस्काउंट निकालने का फॉर्मूला अभी हमने यहाँ पे देखा था. द फॉर्मूला इज सिंपल, दैट इज कि हमें मल्टीप्लाई कर देना है डिस्काउंट अमाउंट से और डिवाइडेड बाय 100 कर देना है. तो वो करने से मेरे पास ये आ जाएगा. तो अब मुझे ये तो पता चल गया कि मेरे को डिस्काउंट कितने पे लगाना है. तो जो भी अमाउंट है मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट करूंगी तो डिस्काउंट अमाउंट आ जाएगा. टोटल अमाउंट को माइनस करने से मेरे पास फाइनल अमाउंट आ जाएगा जिसे मैं प्रिंट कर दूंगी. सो दिस इज द बेसिक कोड. एक बार इसे रन कर लेते हैं. इफ यू हैव रिटन लाइक दिस तो डेफिनेटली आपके सारे टेस्ट केसेस पास होने चाहिए थे. जैसे कि अगर हमारे पास 1200 अमाउंट है तो 1080.0 इज द आउटपुट. अब क्वेश्चन के अंदर डिस्क्रिप्शन में आपको ऑलरेडी गिवन होगा कि आपको पॉइंट वाली वैल्यू शो करनी थी या नहीं और कितने डेसिमल तक शो करनी थी. राइट, तो अगर इससे रिलेटेड कुछ भी डिफरेंसेस हैं तो प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना. बट दिस इज द कोड लॉजिक. नाउ हम आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे. सेकंड क्वेश्चन हम बोलेंगे ऑफ द 21 मार्च. राइट, फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं सबसे पहले हम. तो सेकंड क्वेश्चन आल्सो वी कैन से कि एक मीडियम लेवल ऑफ क्वेश्चन था. राइट, वी कैन से मीडियम टू हार्ड लेवल क्वेश्चन था. बट इजीली अगर आपने इस टाइप के क्वेश्चंस पहले करे हैं, बेसिकली ये रिकर्जन बेस्ड क्वेश्चन था एंड इसे ऑप्टिमाइज करने के लिए आप डायनामिक प्रोग्रामिंग एंड मेमोराइजेशन का यूज कर सकते थे. राइट, बट स्टिल दिस इज अ मीडियम लेवल ऑफ क्वेश्चन आई वुड से. सो व्हाट इज इन दिस क्वेश्चन, बेसिकली ये किंग है. राइट, इस किंग को क्या करना है, अपने सोल्जर्स को अरेंज करना है.
राइट। अब अरेंजमेंट इस तरीके से करनी है दैट नो टू एडजेसेंट शोल्डर्स आर सेम। अब ये सेम क्वेश्चन, डिटो सेम क्वेश्चन, दैट नो टू एडजेसेंट एलिमेंट्स इन द एरे आर सिमिलर, हम ऑलरेडी कर चुके थे अपनी लाइव क्लासेस के अंदर, राइट। तो अगर आप हमारे स्टूडेंट है जो कि संकल्प बैच या टीसीएस बैच के स्टूडेंट है, तो आप देख सकते हैं कि दिस इज द क्वेश्चन जो कि हमने रिसेंट लास्ट वीक ही किया था। तो सेम क्वेश्चन बट थोड़ी सी स्टोरी लाइन चेंज करके आपके पास यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन में और क्या बोला है कि डुप्लीकेट्स अलाउड है, राइट। सो एन बेसिकली ये बता रहा है कि टोटल कितने सोल्जर्स को अरेंज करना है। तो लेट्स से एन की वैल्यू 4 है, मतलब टोटल 4 सोल्जर्स को मुझे अरेंज करना है। देन द नेक्स्ट थिंग विल बी आर। आर का मतलब है कि जो सोल्डर की रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक रहेगी। तो इसे भी मैं 4 लिख लेती हूँ, मतलब 1 से लेके 4 तक की रेंज रहेगी सोल्जर्स की। और इसके अंदर 1 और 4 दोनों के दोनों इंक्लूसिव भी है, तो इस चीज का ध्यान रखना। द नेक्स्ट विल बी एंड किसके बराबर है कि जो भी मेरी सोल्जर की सीरीज होगी जिन्हें मैं रीअरेंज कर रही हूँ, उसमें लास्ट एलिमेंट वही एंड ही होना चाहिए। तो लेट्स से मैंने 3 दे दिया कि हर बार मेरी सीरीज में लास्ट एलिमेंट सिर्फ 3 ही रहेगा। देन द नेक्स्ट थिंग विल बी स्टार्ट। अब स्टार्ट के अंदर बता दिया गया कि ऑलवेज 1 होगा, मतलब स्टार्टिंग हमेशा 1 से होनी चाहिए। तो मुझे ये बताना है कि इस पूरे रूल के अकॉर्डिंग और इस गिवन इनपुट के अकॉर्डिंग मैं ऐसे कितने रीअरेंजमेंट्स कर सकती हूँ सोल्जर्स के। फाइन। तो देखते हैं कि हम इसे कैसे रीअरेंज कर सकते हैं। अब हमें एक चीज तो पता चल गई कि स्टार्ट हमेशा 1 से करना है और एंड हमेशा 3 से करना है, और टोटल 4 सोल्जर्स है। मतलब कि इनमें से 2 सोल्जर्स की प्लेस तो ऑलरेडी फिल है, इन दोनों को तो मैं चेंज ही नहीं कर सकती। सिर्फ बीच में ऐसी स्पेस है जिसमें मैं सोल्जर्स को अरेंज कर सकती हूँ, और कितने टाइप से अरेंज कर सकती हूँ मुझे ये बताना है। फाइन। तो देखो अब यहाँ पे मुझे पता है कि डुप्लीकेट्स अलो है, तो मैं यहाँ पे 3 के साथ 1 भी कर सकती थी, बिकॉज डुप्लीकेट्स आर अलाउड। और कोई भी एडजेसेंट सेम नहीं है, राइट। और स्टार्टिंग और एंडिंग भी 1 और 3 से हो रही है एज पर द गिवन इनपुट। इसके अलावा और क्या कर सकते थे, 1 और 3 तो एज इट इज रहेगा, बीच में और क्या क्या लेके आ सकते हैं, जैसे 4 और 1, बिकॉज 1 से लेके 4 तक कुछ भी हम ले सकते हैं। देन इसके अलावा हम यहाँ पे 2 1 भी लिख सकते हैं। फाइन। सो दीज आर फ्यू ऑफ द केसेस। और भी केसेस हम बना के देख लेते हैं, जैसे मैं यहाँ पे 2 4 लिख सकती हूँ। अब 2 4 है तो 4 2 भी लिख सकते हैं। फाइन। इसके अलावा व्हाट एल्स केस वी कैन डू, हम यहाँ पे 3 और 2 भी यूज कर सकते हैं। 3 और 1 हमने ऑलरेडी कर लिया है। फाइन। अब 3 और 4 भी कर सकते हैं। सो 1 3 4 एंड 3, सो टोटल आई थिंक यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और 7 7 केसेस बन गया, और यही 7 पॉसिबल केसेस है जो कि हम बना सकते थे। दैट्स वाई आउटपुट के अंदर यहाँ पे हमारे पास 7 आ गया। तो आई थिंक कि इसके बाद अब आपको क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं होगा कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है। सो दिस इज द क्वेश्चन। अब हम देखते हैं कि हम इसे सॉल्व कैसे कर सकते हैं। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है आपको जहां पे आपको ऑल पॉसिबल वेज फाइंड आउट करने पड़ रहे हैं, हियर ऑल्सो यू कैन से आपको ऑल पॉसिबल वेज फाइंड आउट करने हैं, प्लस कुछ कंडीशन है उसके बेसिस पे ऑल पॉसिबल वेज आपको फाइंड आउट करने हैं। सो इसका मतलब कि हम इन टाइप ऑफ क्वेश्चन के अंदर रिकर्जन का यूज करते हैं। प्लस अगर आपको इसे ऑप्टिमाइज करना है, बिकॉज यहाँ पे टीएलई एरर आने के चांसेस बहुत हाई रहते हैं, बिकॉज इनपुट अगर वैल्यू ज्यादा है, तो उसको हम डीपी का यूज करके ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। और इस क्वेश्चन के अंदर हम डीपी के अंदर मेमोराइजेशन टेक्निक का यूज कर सकते हैं, जिससे हमारा क्वेश्चन बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज हो जाएगा। फाइन। अब हम पहले इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं पूरे अच्छे तरीके से, एंड देन कोड में देखेंगे, एंड दैट्स इट। तो अभी जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था वही सेम एग्जाम्पल हम कर लेते हैं, ताकि थिंग्स विल बी इजी फॉर यू एज वेल। तो एग्जाम्पल क्या था कि एन की वैल्यू 4 थी, 4 सोल्जर्स को अरेंज करना है, 4 ही रेंज थी, एंड होना चाहिए 3 से, और स्टार्टिंग हमें पता है कि हमेशा 1 से ही होती है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बना लिया काउंट नेम का, ताकि मुझे पता चल जाए इतने कितने पॉसिबल वेज हैं। अब इसके अंदर देखो मेरे पास पोजीशन है, जैसे मेरे को 4 सोल्जर्स को अगर करना है, दीज आर द 4 सोल्जर्स जिन्हें मुझे अरेंज करना है, 1 पोजीशन 2 पोजीशन 3 पोजीशन और 4 पोजीशन। तो मेरे को बताना होगा कि मैं करंटली किस पोजीशन पे हूँ। तो करंटली अगर मैं इस पोजीशन पे हूँ, सो दिस इज द पोजीशन। तो सबसे पहले मैं पोजीशन पास करूंगी कि मैं करंट किस पोजीशन पे हूँ। उसके बाद मैं लास्ट पास करूंगी। अब यहाँ पे लास्ट पास करने का मतलब क्या है कि लास्ट एलिमेंट क्या था। अगर मैं यहाँ पे 1 को रख चुकी हूँ और मैं सेकंड पे आ गई हूँ, तो मुझे पता होना चाहिए ना कि इसके पहले मैंने कौन सा एलिमेंट यूज किया था। अगर मुझे पता होगा कि मैंने इससे पहले कौन सा एलिमेंट यूज किया था, तो उसी बेसिस पे आई कैन
सी की सेम एलिमेंट ना आ जाए, बिकॉज क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि एडजेसेंट एलिमेंट नहीं होने चाहिए सेम। तो दैट्स वाई हम इस लास्ट के कंसेप्ट का यूज करेंगे, लास्ट एलिमेंट को स्टोर करके रखेंगे कि क्या लास्ट था, ताकि अब वाला एलिमेंट उसके सेम ना आ जाए। इसके अलावा मुझे बाकी के 3 पैरामीटर्स को पास करना होगा कि एन कितने सोल्जर्स अरेंज हो रहे हैं, आर की किस रेंज में से ले सकते हैं, एंड ई एंड कहाँ से करना है। सो दीज आर द थिंग्स, फाइन। अब इतना करने के बाद नाउ लेट्स सॉल्व इट। अब सबसे पहले तो ये बेस केस जो लास्ट वाला है वो हम बाद में देखेंगे, पहले हम आ जाते हैं इंपॉर्टेंट थिंग पे, दैट इज की टोटल। तो मेरे को टोटल निकालना है, जो कि स्टार्टिंग में डेफिनेटली 0 है अभी के लिए, और ये एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है काउंट फंक्शन, मतलब टोटल कितने पॉसिबल केसेस है इंटीजर नंबर रिटर्न कर रहे हैं। अब द नेक्स्ट थिंग विल बी, मैं यहाँ पे एक फॉर लूप का यूज करती हूँ जिसमें आई 0 से लेके कहाँ तक ट्रैवर्स होगा, या फिर मैं कह सकती हूँ कि आई जो है वो 1 से ट्रैवर्स होना स्टार्ट करेगा। 1 से लेके आई विल बी गो टिल आर एंड आई प्लस प्लस, और यहाँ पे इक्वल्स टू आर आएगा। इसका रीजन क्या है? रीजन बहुत सिंपल है, देखो, अगर मेरे पास ये 4 पोजीशंस थी, दीज आर द 4 पोजीशंस दैट आई हैव। अब अगर मैं इस पोजीशन पे हूँ राइट दिस टाइम, और मुझे पता है कि यहाँ पे 1 है, तो इस पोजीशन में कौन कौन से एलिमेंट्स आ सकते हैं? इस पोजीशन में हमारी आर की रेंज अगर 4 है, तो मतलब 1 2 3 और 4, ये 4 एलिमेंट्स आ सकते हैं। तो मुझे इन चारों को डाल के चेक करना पड़ेगा। एक बार 1 को डालूंगी, वो कहेगा कि नहीं पॉसिबल, बिकॉज 1 और 1 सेम नहीं हो सकता। फिर मैं 2 को डालूंगी तो वो पॉसिबल होगा, फिर मैं 3 को डालूंगी वो भी पॉसिबल होगा, फिर मैं 4 को डालूंगी वो भी पॉसिबल होगा। तो मुझे क्या करना है, हर एक पोजीशन पे आने के बाद, मैं इस पोजीशन पे आ गई, आने के बाद मुझे जितनी आर की रेंज है उतनी लूप को ट्रैवर्स करना है, और हर एक एलिमेंट को डाल के देखना है कि यहाँ पे अगर ये डालते तो क्या हमारा कंडीशन बनती, तो क्या ट्री बनता, रिकर्जन ट्री। फाइन। तो इसीलिए हमें किसी भी पोजीशन पे आने के बाद पूरा चेक कर रहे हैं हर एक एलिमेंट को कि कौन सा एलिमेंट आ सकता है। उसके बाद यहाँ पे कंडीशन आ जाएगी कि अगर जो भी लास्ट एलिमेंट मैंने चूज किया था, दिस इज द लास्ट एलिमेंट जो कि मैं स्टोर कर रही हूँ, वो लास्ट एलिमेंट शुड नॉट बी इक्वल टू दिस आई। क्योंकि अगर वो सेम हो गए, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि ये लास्ट के अंदर 1 स्टोर होगा, तो 1 अगर है तो ये वाले 1 को मैं कंसीडर नहीं करूंगी, बिकॉज मुझे एडजेसेंट एलिमेंट सेम को कंसीडर नहीं करना है। फाइन, तो दैट्स वाई ये नॉट इक्वल होने चाहिए। अगर ये नॉट इक्वल है तो मतलब मैं इंसर्ट कर सकती हूँ, राइट, वो एलिमेंट को। एंड अगर हम कर सकते हैं तो मैं फिर से इस काउंट फंक्शन को कॉल करूंगी। काउंट फंक्शन में बता दूंगी कि अब मैं नेक्स्ट पोजीशन पे जा रही हूँ, तो पोजीशन +1 कर दी। उसके बाद जो भी लास्ट एलिमेंट मैंने यूज करा वो आई है, बिकॉज आई ही तो हम यहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं ना एलिमेंट। एन आर और ई की वैल्यू तो एज इट इज ही रहेगी। अब ये मुझे कुछ रिटर्न करके देगा, तो वो इस टोटल के अंदर मैं प्लस करती जाऊंगी, सो टोटल प्लस इक्वल टू दिस। तो हर बार जो भी पॉसिबल होंगे वो हम काउंट करेंगे और टोटल में प्लस करते जाएंगे, और लास्ट में जाके हम रिटर्न कर देंगे इस टोटल को। फाइन। नाउ द थिंग इज कि बेस केस क्या है, यहाँ पे तो रिकर्जन है, कुछ बेस केस भी तो होगा ना। सो बेस केस ये होगा कि जब हम इस सीरीज को बना रहे हैं, मुझे पता है कि हर बार 1 से स्टार्ट तो होगी बिकॉज मैंने इस तरीके से कोड लिखा है। बट मुझे ये ध्यान रखना है कि जो लास्ट एलिमेंट होगा, अगर मेरी पोजीशन बराबर हुई एन के, मतलब जो मेरा साइज था, फाइन, अगर मेरी पोजीशन इसके बराबर हुई, तो मुझे बस ये देखना होगा कि मेरा लास्ट जो भी एलिमेंट है वो इक्वल होना चाहिए, जो मैं चाहती थी एंड पे हो, मतलब 3 अगर मैं चाहती थी तो 3 के बराबर होना चाहिए। अगर लास्ट एलिमेंट 3 हुआ तो हम कंसीडर करेंगे कि हाँ ये हमारी वन ऑफ द पॉसिबल अरेंजमेंट है, और हम 1 रिटर्न कर देंगे। तो वही सेम कंडीशन यहाँ पे आ जाएगी कि अगर जो भी पोजीशन है, इफ इट इज इक्वल इक्वल टू एन, मतलब मैं लास्ट एलिमेंट पे आ चुकी हूँ, तो अगर ये जो लास्ट एलिमेंट है अगर ये बराबर हुआ एंड के, तो उस केस में वी आर गोइंग टू रिटर्न 1, अदरवाइज वी आर गोइंग टू रिटर्न 0, और ये चीज को हम रिटर्न कर देंगे। सो दिस इज द बेस केस। फाइन। यहाँ पे मैंने सिंपली टर्नरी ऑपरेटर का यूज करा है, क्वेश्चन मार्क, अगर ये ट्रू होगा तो 1 रिटर्न होगा, फॉल्स होगा तो 0 रिटर्न होगा। सो अगर मेरे को चाहिए लास्ट में 3 है, और इस सीरीज के लास्ट में भी 3 बन रहा है, तो वो ट्रू रिटर्न करके 1 दे देगा, और टोटल के अंदर 1 प्लस हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं होगा तो वो 0 रिटर्न करेगा, टोटल के अंदर फिर 0 प्लस हो जाएगा, और जितनी बार टोटल में यहाँ पे प्लस होता जा रहा है, लास्ट में हम उसको फिर रिटर्न कर देंगे। सो दिस इज द एंटायर अप्रोच जिसकी हेल्प से हम इस क्वेश्चन को कर रहे हैं। मैं एक रिकमेंडेशन यहाँ पे दूंगी कि इसको पूरा एक ट्री की तरह बना के भी देखना। फाइन, अगर आप इसे ड्रॉ कर लोगे एक रिकर्जन ट्री को इस क्वेश्चन के साथ, तो इतना ज्यादा क्लिस्टर क्लियर हो जाएगा आपको, ये थिंग्स विल बी मोर क्लियर। तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ रही हूँ,
बट अगर एनालिसिस की बात करें तो दिस क्वेश्चन वी कैन से इट्स मीडियम टू हार्ड लेवल क्वेश्चन, बट सिर्फ रिकर्जन से इसमें काम नहीं चलेगा बिकॉज यहाँ पे टीएलई एरर आने के चांसेस बहुत हाई हैं। तो ये सेम कोड यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ यू वांट यू कैन टेक द स्निपेट एज वेल। बट अभी के लिए मैं क्या करती हूँ, हम देखते हैं कि हम इसके अंदर डीपी प्लस मेमोराइजेशन का यूज कैसे कर सकते हैं। सो सी, डीपी प्लस मेमोराइजेशन का मतलब क्या है कि जो चीजों को, जो कॉल्स को मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुकी हूँ, मैं उन्हें रिकम्प्यूट ना करूं, मैं उन्हें कहीं पे स्टोर करके रख लूं और चेक कर लूं कि अगर मैं इस कॉल को ऑलरेडी सॉल्व कर चुकी हूँ तो रिकम्प्यूट करने की जगह लेट्स यूज द प्रीवियस वैल्यू, राइट। तो मैंने यहाँ पे एक स्टैटिक डीपी एरे बना लिया। मेन के अंदर आप देख सकते हो मैंने डीपी एरे की यहाँ पे डायमेंशंस दे दी है और स्टार्टिंग में इस डीपी एरे को -1 से फिल कर दिया है। मतलब कि अभी के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ इस एरे के अंदर हर एक इंडेक्स में -1 पड़ा हुआ है। अब होगा क्या, सबसे पहले जब भी मैं कुछ कंप्यूट करने जा रही हूँ, इस एरिया में मैं कंप्यूट कर रही हूँ, उससे पहले मैं चेक कर लूंगी कि अगर इस पोजीशन और इस लास्ट एलिमेंट की वैल्यू -1 के बराबर नहीं है, मतलब मैं इसे ऑलरेडी सॉल्व कर चुकी हूँ, तो वही सेम वैल्यू भेज दो और फिर मुझे कंप्यूट करने की जरूरत नहीं है। बट अगर ऐसा नहीं है तो उस केस में हम फाइंड आउट करेंगे, जो भी मेरे पास टोटल में आएगा उसको स्टोर कराएंगे एंड देन टोटल को रिटर्न कर देंगे। Fine. So I hope you understand the question. This is the DP plus recursion. एंड इसके अंदर जो टेक्निक हमने यूज किया दैट इज मेमोराइजेशन। अब टोटल n की वैल्यू 4 है, r की वैल्यू भी 4 है, एंडिंग 3 से होनी चाहिए, सो 7 इज गोइंग टू बी अवर आंसर। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। एंड अब हम चलते हैं सेकंड शिफ्ट पे। फर्स्ट शिफ्ट के दोनों क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। सबसे पहले हम सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस को समझ लेते हैं। यहाँ पे हम एक चीज देख सकते हैं, दोनों ही शिफ्ट के फर्स्ट क्वेश्चंस जो थे दैट इज गोइंग टू बी अ इजी लेवल ऑफ क्वेश्चन, जिसमें हम एज ऑफ कोई स्ट्रिंग्स या एरेस का यूज नहीं कर रहे हैं, जस्ट मैथ्स का लॉजिक यूज कर रहे हैं, राइट, कुछ कंप्यूटेशन कर रहे हैं एंड हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ऑन द अदर हैंड यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन आया था फर्स्ट शिफ्ट में, वो रिकर्जन बेस्ड क्वेश्चन था, प्लस उसके अंदर हम डीपी का यूज कर रहे थे। बट यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन है दिस इज एरे बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें हम ग्रीडी एल्गोरिथम का यूज करके इसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो आई वुड से कि फर्स्ट शिफ्ट का सेकंड क्वेश्चन इज मीडियम लेवल का होगा, बट ये वाला क्वेश्चन इजी टू मीडियम ही था। दिस इज नॉट वेरी डिफिकल्ट बिकॉज इस टाइप के बहुत सारे ग्रीडी क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर भी चुके हैं। फाइन, सो अब हम देख लेते हैं कि हम कैसे इस फर्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। बहुत सिंपल है, डायरेक्टली कोड पे आ जाते हैं, इट्स वेरी इजी वन। राइट, सो हम यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन क्या था। बेसिकली आपको कैलकुलेट करना है चार्ज। अगर हम क्वेश्चन पे आ जाए, लेट्स कम टू द क्वेश्चन फर्स्ट। बेसिकली एक पार्किंग है जहाँ पे चार्जेस लगते हैं। वी नीड टू फाइंड द कॉस्ट फॉर पार्किंग। द फीस फॉर फर्स्ट 2 hours विल बी 100 पर आवर एंड फॉर द नेक्स्ट 3 hours इट विल बी 50 रुपीज पर आवर एंड बियॉन्ड 5 hour इट विल बी 20 रुपीज पर आवर। मतलब कि अगर मैं कहीं पे अपनी कार को या किसी भी व्हीकल को पार्क कर रही हूँ, उस केस में फर्स्ट 2 hours के लिए 100 रुपीज लगेंगे। लेट से मैंने 10 hours के लिए या 5 hours के लिए अपनी पार्किंग रखी है। फॉर फर्स्ट 2 hours इट विल बी 100 मीन्स 200 रुपीज एंड देन नेक्स्ट 3 hour के लिए 50 ईच, मतलब 150, सो इट विल बी टोटल 350 रुपीज। राइट, तो इस टाइप से हमें इस क्वेश्चन को करना है। बहुत सिंपल है, जस्ट मैथमेटिक कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। अगेन हियर यू कैन सी कि सबसे पहले हमने कॉस्ट को 0 मान लिया स्टार्टिंग में। अब हमने क्या करा, हमें अपने आर्स को यहाँ पे डिवाइड करना है। मेन लॉजिक यहीं पे है कि हम अपने आर्स को डिवाइड कर रहे हैं। अब हम डिवाइड किस बेसिस पे कर रहे हैं, देखो अगर आर्स की वैल्यू 2 से छोटी है तो उस केस में तो सिंपली मल्टीप्लाई कर दो 100 से, बिकॉज 100 रुपीज पर आर के अकॉर्डिंग है। बट अगर हमारी आर्स की वैल्यू 5 से ग्रेटर है या फिर 5 से स्मॉलर है या 5 के बराबर है, तो अगर 5 तक होगी तो हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट 2 hours के लिए 100 रुपीज और आर्स -2, मतलब जितने भी आर्स बच गए उनके लिए 50 रुपीज। तो इस टाइप से हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। बट अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा है कि आर्स 5 से भी ज्यादा है, तो फर्स्ट 2 hours के लिए 100, देन प्लस कर रहे हैं नेक्स्ट 3 hours के लिए 50 और उसके बाद जितने भी रिमेनिंग आर्स बच गए उनको 20 रुपीज से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ऐसा करने से हमारी कॉस्ट आ जाएगी और उसको हम यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं। आई होप यू गेट इट। लेट्स रन द कोड एंड यस, लेट्स से कि टोटल 10 hours के लिए अगर मैं बुक करती हूँ तो टोटल 450 रुपीज की यहाँ पे कॉस्ट आएगी।
राइट, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, वेरी बेसिक क्वेश्चन। अब इसकी हम इंट्यूशन अगर बोले या एनालिसिस बोले तो इट इज वेरी इजी लेवल ऑफ क्वेश्चन। जस्ट हमें बस इतना ध्यान रखना था कि मुझे अपने आर्स को डिवाइड करना था, मतलब अपने आर्स को रिमेनिंग आर्स की हेल्प से माइनस कर रहे हैं और फिर मल्टीप्लाई कर रहे हैं नेक्स्ट वैल्यू के साथ। फाइन। अब द नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आया था दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन और मीडियम लेवल का क्वेश्चन था, ग्रीडी बेस्ड क्वेश्चन था। नाउ व्हाट द क्वेश्चन स्टेट्स कि आपके पास एक बैलून है, बैलून के टोटल आपके पास बैलून प्रॉब्लम था, राइट। एक्स इज हैविंग अ बैलून एंड कैन होल्ड द कैपेसिटी ऑफ वाई केजी, राइट। We need to find how many people can fly in the balloon so that more number of people can fly. Each person has weight z kg and the balloon maximum can carry up to y kg. So basically question क्या कह रहा है, let me explain it here. सो हेयर यू कैन सी क्वेश्चन में क्या कहा गया है, बेसिकली एक बहुत बड़ा बैलून है, राइट, जिसके इस टाइप से जहाँ पे हम काफी सारे लोगों को ऐसे खड़ा कर सकते हैं एंड वो बैलून बैलून की हेल्प से फ्लाई कर जाएंगे। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, प्रॉब्लम क्या है कि एक्स इज हैविंग अ बैलून एंड कैन होल्ड द कैपेसिटी ऑफ वाई केजी। अब इस बैलून की कैपेसिटी क्या है कि वो वाई केजी वेट को अपने अंदर स्टोर कर सकता है। और मेरे पास एक डब्ल्यू नेम का एरे है, इसके अंदर लोगों का वेट है, किसी किसी का वेट लेट से 50 है, किसी का 60 है, किसी का 70 है, तो किसी का 35 केजी है, राइट, कोई बच्चे भी हो सकते हैं। तो ये सारे वेट्स हैं। अब मुझे ये बताना है कि मैं इसमें से कैसे मैक्सिमम लोगों को चूज करूं जो बैलून में आ जाए ताकि बैलून उड़ सके, मतलब वो इस वाई वेट के अंदर रहे। सब लोगों का वेट मिला के ऐसे कितने लोग मैं ले सकती हूँ जिनका वेट वाई से लेस रहे या फिर वाई के बराबर रहे, ताकि मैं उन्हें बैलून में भेज सकूं। सो दिस इज क्वेश्चन रिलेटेड टू मैक्सिमम, मुझे फाइंड आउट करना है। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे डायरेक्टली हमारे माइंड में आ जाना चाहिए कि हम ग्रीडी अप्रोच का यूज कर सकते हैं। हम ग्रीडी अप्रोच का कैसे यूज कर सकते हैं, लेट से हमारे पास ये बैलून था, फाइन, यहाँ पे काफी सारे लोग हैं जिन्होंने जाना है। अभी ऐसा डायग्राम बन गया, डोंट वरी, ऐसे मेरी ड्राइंग अच्छी है। अब यहाँ पे काफी सारे लोग हैं तो वेट आ गया, लेट से किसी का 50 वेट है, किसी का 100 वेट है, किसी का 72 वेट है, किसी का 80 वेट है, किसी का 20 वेट है। एंड टोटल यहाँ पे जो वाई की वैल्यू है मेरे पास दैट इज गोइंग टू बी 80। फाइन। तो ये जो बैलून है वो सिर्फ 80 केजी वेट कर सकता है, अपने अंदर संभाल सकता है। तो देखो मैं एक सिंगल पर्सन भेजू 80 का तो फायदा नहीं, बिकॉज एक ही पर्सन जा रहा है और मुझे बताना है कि मैक्सिमम कितने लोग जा सकते हैं। मैं एक 72 का भेज सकती थी, या फिर अगर मैं 50 का भेजती हूँ तो उसके साथ फिर मैं 20 का भेजूंगी तो 70 वेट रहेगा जो कि इस रेंज में भी रहेगा। मैक्सिमम इसका मतलब मैं दो लोगों को भेज सकती हूँ, मतलब एक 50 केजी वाले को और दूसरा 20 केजी वालों को। ये दो चीजें मेरे पास हो गई। आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको ये समझ आया होगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम ग्रीडीनेस क्या करने वाले हैं कि हम अपने इस वेट वाले एरे को सॉर्ट कर लेते हैं। सॉर्ट करने के बाद ये कुछ ऐसा दिख जाएगा, 50 देन 72 देन 80 एंड देन वी हैव 100। अब जैसे ही सॉर्ट करने के बाद ये वेट हमारे पास इस टाइप से विजिबल हो गया, द नेक्स्ट थिंग वी विल डू कि मैं सिंपली इतना करूंगी, फर्स्ट पर्सन को लिया, बैलून में उसे कंसीडर करा कि वो बैलून में जा सकता है, एंड देन टोटल जो 80 मेरे पास वेट था उसमें से 20 माइनस कर दिया, तो बचे कितने, यहाँ पे हमारे पास बच गए 60, कि अभी मेरे पास 60 का वेट बच गया। देन मैं नेक्स्ट पर्सन पे गई, मैंने उसको बैलून में कहा कि आप जा सकते हो, देन -50 करा, मतलब 10 का वेट बच गया। और फिर मैं अगले पे गई, अब मुझे पता है कि 72 वाला वेट मैं नहीं रख सकती हूँ कि मेरे पास वेट की जो लिमिट बची है दैट इज 10 ओनली। इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम सिंपली यहाँ पे रिटर्न कर जाएंगे कि बस जितने मैं एलिमेंट्स को इंसर्ट कर चुकी हूँ कि पॉसिबल है वो ऑलरेडी काउंट हो गए, इसके बाद वाले नहीं हो सकते बिकॉज हमने इसमें सॉर्टिंग का यूज करा है। और सॉर्टिंग में अगर ये नहीं इंसर्ट हो पा रहा या फिर ये वाला एलिमेंट अगर बैलून में नहीं जा पा रहा तो उसके बाद रेस्ट भी नहीं जा सकते ना, बिकॉज डेफिनेटली उससे ग्रेटर है। आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। अब हमने जो अप्रोच मैंने आपको यहाँ पे समझाई है, द सेम अप्रोच वी आर सॉल्विंग हियर एज वेल। यू कैन सी कि मैंने क्या करा, एक डब्ल्यू हमारे पास एरे गिवन था और टोटल वेट वाई है, एरे को सॉर्ट कर दिया, एक सम ले लिया और एक काउंट ले लिया। तो मैं पूरे के पूरे वेट पे ट्रैवर्स कर रही हूँ, बस इतना देख रही हूँ कि जब मैं सम मतलब जितना मेरा वेट बनता जा रहा है उसमें जब मैं करंट वेट को प्लस करूं तो वो हमेशा y से छोटा होना चाहिए, राइट। अगर ऐसा होगा तो दैट इज अ गुड थिंग। अगर वो y से छोटा है प्लस करने के बाद भी तो मैं उसे कंसीडर करूंगी
और काउंट की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दूंगी कि एक और पर्सन मिल गया। बट अगर ऐसा नहीं होगा तो हम लूप से बाहर आ जाएंगे और जो भी काउंट की वैल्यू होगी उसे रिटर्न कर देंगे। अब अगर मैं इसे रन करती हूँ, सो हम सेम इनपुट ले लेते हैं जो कि यहाँ पे लिया भी क्या होगा आई थिंक। ओके, हम खुद से भी एक इनपुट ले सकते हैं। लेट से मुझे एरे, इसमें इनपुट क्या था, सबसे पहले एरे का साइज। उसके बाद मैं यहाँ पे लोगों की वेट लिख देती हूँ। 100 है, लेट से 80 वेट है किसी का, किसी का 50 है, किसी का है 70, किसी का होगा 65। फाइन, तो यहाँ पे मैंने टोटल 5 वेट्स लिख दी है। अब मेरे पास जो बैलून की कैपेसिटी है दैट इज इक्विवेलेंट टू 200। तो यहाँ पे मैं देख सकती हूँ कि मैं मैक्सिमम 3 लोगों को रख सकती हूँ, और वो 3 कौन होने वाले हैं, दीज 3। बिकॉज इसके बाद अगर मैं 80 को ऐड करूंगी ना तो रेंज हमारी 200 से ऊपर चली जाती है, इसलिए। सो आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। दिस क्वेश्चन आई वुड से कि नॉट हार्ड लेवल ऑफ क्वेश्चन, दिस इज जस्ट अ मीडियम लेवल ऑफ क्वेश्चन जिसमें आपको बस इस ग्रीडी अप्रोच की इंट्यूशन पता होनी चाहिए थी। अब हमने अगर ये 4 क्वेश्चन यहाँ पे अभी करे हैं जो कि 21st की शिफ्ट में आए हैं, तो इसमें से मैं बोल सकती हूँ दिस इज द क्वेश्चन मीडियम लेवल, जो ऑलरेडी हमने रिसेंट अपनी क्लास में किया था। दिस इज द क्वेश्चन जो कि बहुत सिंपल है, राइट? ऐसे मैथमेटिक्स क्वेश्चन हम करते रहते हैं। एंड ये इसमें जो मीडियम लेवल ऑफ क्वेश्चन आया था ग्रीडी अप्रोच का, ये सेम क्वेश्चन हम लीड कोड पे बहुत बार कर चुके हैं। चाहे वो फिर कुकीज असाइन वाला क्वेश्चन हो, सिमिलर क्वेश्चन था, बिल्कुल सिमिलर, जस्ट स्टोरी चेंज कर दिया। सो ओवरऑल आज का डे में जो क्वेश्चंस आए थे दैट इज इजी टू मीडियम लेवल, नॉट वेरी हार्ड। सो आई होप कि आप सबके सॉल्व हुए होंगे। इसके अलावा जो भी डाउट्स हैं आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड प्लीज डू कमेंट, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही हम बाकी एनालिसिस पे भी बात करें तो डेफिनेटली आप वीडियो को सपोर्ट करिए, कमेंट करिए। थैंक यू सो मच। एंड अगर चैनल पे न्यू है तो प्लीज मस्ट सब्सक्राइब द चैनल।